हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मशीन लर्निंग का डे नंबर 11। डे नंबर 11 में हम लोग हमारे जो फीचर इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं उसको यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में अपना क्लियरेंस दे दें कि हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें। क्या हम लोग की इंटरनेट कनेक्टिविटी और हमारे जो सारे के सारे सेटअप है, हमारी वॉइस वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो आज हम लोग हमारे डे नंबर 11 की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोग लास्ट जो क्लासेस में पढ़ रहे थे डे नंबर 9 और डे नंबर 10 में हम लोग ये पढ़ रहे थे फीचर इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज डे नंबर 11 की जो क्लास है हमारी फीचर इंजीनियरिंग की ही क्लास है। तो मुझे एक बार जो भी लोग यहाँ पे मेरे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं वो लोग मुझे यहाँ पे बता दें, और जो लोग यहाँ पे कनेक्ट होते जा रहे हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर एक बार लिख दें, जिससे कि आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करें। आज की क्लास को डे नंबर 11 की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेंगे कि लास्ट प्रीवियस डे में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई है, और उसके बाद हम लोग डे नंबर 11 की क्लास में यहाँ पर स्विच करेंगे। तो आप लोग मुझे जो भी यहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें एक बार। देखिए, हम लोग आज की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग के यहाँ पे कमेंट्स जो हैं आ चुके हैं, और मुझे यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है क्लास के बीच में वॉइस इंटरनेट कनेक्टिविटी से रिलेटेड, तो मुझे एक बार जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर यहाँ पे बताइएगा। चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, डे नंबर 8 में जब हम लोग थे तो हम लोगों ने क्या किया था, डे नंबर 6 और 7 जो था हमारा, डे नंबर 6 और 7 हम लोगों ने ईडीए देखा था, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिटिक्स को हम लोगों ने यहाँ पे समझा था। डे नंबर 8 में जब हम लोग चले गए थे तो हम लोगों ने नाम सुना था यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग का, और फीचर इंजीनियरिंग के जो हमारे टाइप्स होते हैं उसको हम लोगों ने यहाँ पर डे नंबर 8 के अंदर काफी डिटेल में अच्छे तरीके से समझा था। तो और डे 9 और डे 10 पूरा डेडिकेटेड था यहाँ पर हमारे फीचर इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग में हम लोगों ने देखा था कि कैटेगोरिकल वेरिएबल में कैसे इनकोडिंग करते हैं, ओरिजिनल इनकोडिंग क्या होती है, लेबल इनकोडिंग क्या होती है, वन हॉट इनकोडिंग क्या होती है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर डे नंबर 10 में देखा कि सीसीए एमसीआर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, और रिमूव मिसिंग वैल्यू को हम लोग यहाँ पर किस तरीके से देखते हैं। तो हमारा लास्ट डे नंबर 8 के बाद से डे 8 9 10 11 आज का जो हमारी क्लास है वो भी फीचर इंजीनियरिंग पे जो है यहाँ पर बेस्ड होने वाली है। मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीचर इंजीनियरिंग, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे काफी डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर आज की जो क्लास है डे नंबर 11 की जो क्लास है उसमें हम लोग जो है क्या क्या देखने वाले हैं ये चीज हम लोग देख लेते हैं, और आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर डे नंबर 10 तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर अभी जो आज पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले ये मैं आपको यहाँ पे बता दूं। आपको याद होगा डे नंबर 10 में मैंने यही वाला डायग्राम जो है, ये वाला जो डायग्राम है इसको मैंने स्केच करके आपको यहाँ पे शो किया था। यस, यहाँ पर ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे आज क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग अभी जो फीचर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं इस पे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फीचर ट्रांसफॉर्मेशन पे। अभी हम लोग फीचर ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, और यहाँ पर देखते हुए हम लोगों ने कहाँ पर जो है यहाँ पर जो देखा था वो देखा था कि भाई कोई भी वैल्यू हो किसी भी डेटा सेट के अंदर हम लोग दो ही काम यहाँ पे कर सकते हैं। क्या क्या काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मैं एक बार आपको यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। हम लोग यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, इस डेटा में मेरे पास यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। मेरे पास इस डेटा में यहाँ पे एक मिसिंग वैल्यू है, या तो इस वैल्यू को मैं फिल कर सकता हूँ, मतलब इसकी जगह में कोई दूसरी वैल्यू को डाल सकता हूँ, या फिर उस डेटा सेट में मैं जो वैल्यू की मुझे जरूरत नहीं है उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने लास्ट जो सेक्शन है उसमें हम लोगों ने देखा था रिमूवल वाले सेक्शन को। देखिए, यही डायग्राम मैंने यहाँ पर आप लोग को लास्ट क्लास में स्केच करके बताया था, जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे जो हम लोगों ने लास्ट डे नंबर 10 में देखा कि हम लोग मिसिंग वैल्यू में रिमूव कैसे करते हैं, और कैसे हम लोग उसमें एमसीएआर और सीसीए को यूज करते हैं। 5% से डेटा जब यदि कम होता है तो अभी हम लोग वहां पे उस डेटा को रिमूव करते हैं। ये इसमें हम लोगों ने काफी डिटेल टाइम देकर इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आज हम लोग देखेंगे कि भाई अब वैल्यू को हमको फिल करना है, ठीक है, इंप्यूट करना है उस वैल्यू को। तो यहां पर हम लोगों ने दो पार्ट डिस्कस किया था, एक था यूनिवेरिएट और एक था मल्टीवेरिएट। तो यूनिवेरिएट को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें भी दो कैटेगरी है, एक आपका न्यूमेरिक डेटा के लिए और एक कैटेगरिकल डेटा के लिए। तो आज का जो सेकंड वाला जो सेक्शन है उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर आपके जो डे नंबर 11 का जो नोट्स है इसमें मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से ड्रॉ करके आपको समझाया है। तो देखिए, हम लोगों ने ये इस डायग्राम को देखिए, यही वही डायग्राम है जो मैंने उस दिन आपको लास्ट डे नंबर 10 के अंदर जो है
समझाया था, इसी को मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से नोट्स में डाल दिया। ये पार्ट हम लोगों ने देख लिया लास्ट डे नंबर 10 के अंदर। अब हम लोग इंप्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं कि डेटा में हम लोग को जब वैल्यू फिल करनी होगी तो हम लोग कैसे कैसे इसको जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि भाई यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन क्या होता है और मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये सबसे बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को समझना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरव्यू में यही बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यदि आप फ्रेशर हैं तो, और हो सकता है कि इसके डेप्थ में भी उसके बाद हम लोग जाते जाएं। तो जितना बेस और जितना फाउंडेशन हमारा क्लियर होगा उतना ही अच्छा हमारे लिए होगा कि हम लोग यहाँ पर चीजों को क्लियर आगे समझते जाएंगे, क्योंकि एडवांस एल्गोरिथम पे हम लोग जब जाएंगे मशीन लर्निंग के फीचर इंजीनियरिंग के, तो यहाँ पर आपके बेस फाउंडेशन पूरे क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो है मैं ये बताऊंगा आज की क्लास में कि इंप्यूट वैल्यू के अंदर यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन और मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन जो है वो यहाँ पे क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन के अंदर जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है उसमें हम लोग कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं डेटा में फिल करने के लिए। पहला हम लोग देखेंगे मीन मीडियन, दूसरा देखेंगे आर्बिटरी वैल्यू और थर्ड देखेंगे ईओडी के बारे में, और एक और होता है आपका रिमूवल वैल्यू, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग आज की जो क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा किस फ्लो के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटेगरिकल डेटा को देखेंगे, फिर हम लोग क्या देखेंगे, मैं एक बार रिकॉल भी कर देता हूं, ये हमने देख लिया है। आज हम लोग यहाँ पे यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन और मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन जो है उसको दोनों को जो है डिफरेंस को समझेंगे। न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं मीन मीडियन और आर्बिट्रेरी वैल्यूज को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। हम लोग देखेंगे कैटेगरिकल डेटा को, फिर हम लोग देखेंगे KNN इंप्यूटर, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिव इंप्यूटर। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम लोग यहाँ पर पूरे की पूरा इस चीज को यहाँ पे कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या कवर कर रहे हैं ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि क्या डिफरेंस होता है यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा में यूज होता है। पहली बात तो ये बता दूं, न्यूमेरिकल डेटा में ना ये जो डेटा है हमारा यूनिवेरिएंट की हम लोग बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा में आपका डिफरेंस क्या होता है पहले ये देखिए, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन में और मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में। तो हम लोग यहाँ पर एक बार जो है एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक एग्जांपल से आपको एकदम इजी तरीके से बताता हूँ कि यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन क्या होता है और मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन जो है यहाँ पे क्या होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक बार डेफिनेशन को रीड करते हैं और देखते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेशन हमारी क्या बोलती है, देखिए क्या लिखा हुआ है, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन इंप्लाइज दैट वी आर ओनली कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ सिंगल कॉलम व्हेन परफॉर्मिंग इंप्यूटेशन। ये लिखा हुआ है आपका यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन के लिए। बात करते हैं मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन के लिए। मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स टेकिंग इनटू अकाउंट अदर फीचर्स इन द डेटा सेट व्हेन परफॉर्मिंग इंप्यूटेशन। आपको यहाँ पर मैं बात समझा दूं, एकदम बहुत ईजी सी बात है। दोनों के बीच डिफरेंस क्या है कि यदि मेरे पास यहाँ पे मान लीजिए दो तरीके का यहाँ पर डेटा सेट है। एक डेटा सेट है, ठीक है, ये आपका डेटा सेट है। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे स्केच कर लेता हूँ। ये जो मेरा डेटा सेट है इसमें मेरे पास कई सारे यहाँ पे कॉलम्स हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे एज्यूम करता हूँ मेरे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। और तो वहां पे कहाँ पे आपका यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन लगेगा, कहाँ पे आपका मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन लगेगा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 जो है आपके कॉलम्स बना लिए हैं। ये मान लीजिए C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये आपका C4 है। वैसे यहाँ पे ये C1 है, C2 है, C3 है और ये आपका C4 है। यदि मान लीजिए C2 के अंदर मेरे पास यहाँ पे कोई वैल्यू जो है मिसिंग है और यहाँ पर मान लीजिए C2 के अंदर मेरे पास कोई वैल्यू मिसिंग है, ये बात हो रही है हमारी किसकी, मल्टीवेरिएंट की, ठीक है। ये बात हो रही है हमारी यूनिवेरिएंट की। यदि मैं किसी एक कॉलम में सिंगल वैल्यू, यदि C2 के लिए मैं C2 के जो बाकी के जो मेरे जो रो हैं उसकी वैल्यू को यूज करूंगा केवल एक कॉलम में, सिंगल कॉलम में मैं यदि यूज करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, यूनिवेरिएंट इंप्यूटेशन बोलूंगा। मतलब मुझे इंप्यूटेशन मतलब फिल करना है कहां पर, किसी भी न्यूमेरिक डेटा के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, C2 मेरा एक कॉलम में यदि मैं उसके बाकी इसी कॉलम की जो वैल्यूज है उसको यूज करते हुए यदि मैं इसको फिल करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आपका यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन कहूंगा। लेकिन मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में किसको बोलूंगा, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन में उसको बोलूंगा जब मैं C3 को भी यूज करता हूं, C4 को भी यूज करता हूं, C1 को भी यूज करता हूं, C2 की वैल्यू को
फिल आउट करने के लिए। इसको मैं क्या बोलूंगा, मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन बोलूंगा। हमको ये चीज बिल्कुल एकदम इजी तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे समझते हुए चलना है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये आपको बुकिश लैंग्वेज के डेफिनेशन में बहुत ज्यादा नहीं जाना है। ये अब आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या यही चीज लिखा हुआ था, यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन इंप्लाइज द ओनली कंसीडर द वैल्यू ऑफ द सिंगल कॉलम, ठीक है। और मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन के अंदर क्या होता है, हम लोग सिंगल कॉलम के अलावा अदर फीचर्स भी हम लोग यूज करते हैं उस डेटा सेट के। तो आपको क्लियर हो गया यूनिवेरिएट इंप्यूटेशन और आपका मल्टीवेरिएट इंप्यूटेशन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये चीज क्लियर हो जाने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर आपके नोट्स के अंदर यही चीज को यहाँ पर आपको यहाँ पे स्केच करके भी बता दिया है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में कि भाई ठीक है, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम लोग जो न्यूमेरिकल हमारा डेटा है, इस न्यूमेरिकल डेटा में हम लोग किस तरीके से मेथड्स में हम लोग वैल्यू को जो इंप्यूट करने वाले हैं, फिल करने वाले हैं। पहला है मेरा मीन, दूसरा है आपका आर्बिट्ररी वैल्यू, और थर्ड है मेरा यहाँ पे एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ हमारा रैंडम वैल्यूज होगा जिसकी हम लोग बाद में आगे चल के बात करेंगे। देखिए आज हम लोग अभी जो देखने वाले हैं वो सबसे पहला देखने वाले मीन और मीडियन, फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आर्बिट्ररी वैल्यूज के बारे में। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा मीन और मीडियन इंप्यूटेशन कैसे वर्क करता है। अब आपको यहाँ पे इस चीज से क्लियर हो गया होगा, नाम से थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं, मीन या मीडियन। मीन या मीडियन क्या होता है, देखो मेरे पास एक कॉलम है, ठीक है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी इंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं, हमारे यूनिवेरिएंट की बात कर रहे हैं। तो हम लोग एक कॉलम पे काम कर रहे हैं। तो इस कॉलम में मान लीजिए मेरे पास कोई प्राइस है, या फिर एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कोई और, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एज का सेक्शन है, यहाँ पे एज मेरी 20 है, यहाँ पर मेरा एक डेटा है उसकी एज 25 है, यहाँ पर मिसिंग वैल्यू, और यहाँ पर मेरी जो एज है 26 है। मैं क्या करूंगा, इसका एक मीन निकाल लूंगा, इस डेटा का पूरा एक मीन निकाल लूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्राइस का मीन निकला हुआ है, टोटल यहाँ पे ऐड करके डिवाइडेड बाई 4 कर, डिवाइडेड बाई, यदि यहाँ पे 4 डेटा डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, मेरा एक मीन निकल जाएगा और एक वैल्यू को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। ये तो बात हो गई मीन की। अब मीडियन निकालना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, इसके आसपास की जो राउंड ऑफ वैल्यू है, मीडियन की वैल्यू है, वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इस तरीके का इंप्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे मीन या मीडियन इंप्यूटेशन बोलते हैं। बहुत ईजी होता है, बहुत सारे मशीन लर्निंग मॉडल के लिए फ्लेक्सिबल भी होता है, तो हम लोग इसको भी यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, मीन imputation mi is the one such method in which the mean of the observed value in the each of variable is computing and the missing value of the variable are the input in the mean। हमको मीन और मीडियन अप्रोक्सीमेट ना, कई बार मीन और मीडियन क्या होता है, एक जैसा ही होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे आप 86.66 और 90 की बात कर रहे हो ना, तो जब आप थोड़ा सा बड़े डेटा सेट की बात करो तो यहाँ पर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चलती है। तो इसीलिए हम लोग कई बार मीन और मीडियन को यहाँ पे यूज करते हैं। तो आप मीन भी यूज करते हो और कई बार मीडियन को भी यूज करते हो अकॉर्डिंग टू डेटा सेट। अब आपको एक नई चीज मैं बताता हूं कि भाई कैसे, कहां पे आप यूज करोगे मीन और मीडियन वैल्यू को, ठीक है। तो अब आपको मैं एक चीज बता दूं, यहां पर मैं एक सबसे पहले स्केच कर देता हूं आप लोग के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक इस तरीके का पैरामीटर बना हुआ है, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके का एक स्केच बना हुआ है, ठीक है। हमको डेटा कैसे मिलता है, नंबर फॉर्मेट में मिलता है। हम लोग डेटा की बात करते हैं तो मेरे पास मान लीजिए डेटा सेट है, मेरे पास मान के चलिए कि एक्सेल फाइल है, ठीक है। इसमें मेरे पास कई सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। इस न्यूमेरिक वैल्यू को मैं प्लॉट करूंगा किसी भी आपके स्केल पे। x हो गया मेरा, ये y हो गया, ये मेरा y डैश हो गया, मान लीजिए ये मेरा x डैश हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट के अंदर अपनी वैल्यू को क्या करूंगा, यहाँ पे प्लॉट करूंगा। तो मैं जब प्लॉट करूंगा ना, तो मेरी जो वैल्यू है, जब मैं प्लॉट की बात करता हूं तो मेरी जो वैल्यू है, ये मेरी वैल्यू इस तरीके से होगी, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा प्लॉट इस तरीके से होता है, जैसे अभी आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये मेरा जो प्लॉट शो हो रहा है ये आपका सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। तो हमारा मीन मीडियन मोड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये बीच में वैल्यू जो है वहीं पे ही रहेगी, ठीक है। यदि मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज इस तरीके से मैं प्लॉट करता हूँ कि मेरा ये डेटा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत प्लॉट हो गया है, एक बार मैं अच्छी तरीके से इसको प्लॉट करता हूँ। मान लीजिए मेरा ये है, ठीक है, एक्सेस, और यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो इस तरीके से है, सिमेट्रिकल है, ठीक है। इस एक्सेस में और इस एक्सेस में ये जो मेरा डेटा बना हुआ है सिमेट्रिकल है, जो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है। तो ये जो मीन मीडियन मोड है ना, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये मीन और मीडियन में जो है ना कोई डिफरेंस नहीं आएगा ज्यादा।
लेकिन यदि मेरा डेटा थोड़ा सा स्क्यू होता है, मतलब ये मतलब कि यदि वो थोड़ा नेगेटिव साइड में आता है, इधर पे आप देखिए नेगेटिव साइड में यदि डेटा जाता है तो मेरा मीन और मोड थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। मेरा मोड यहाँ पे आ जाएगा, मीन यहाँ पे आ जाएगा और मीडियन इस तरीके से हो जाएगा। यदि इसी को मैं यदि बात करूं, कलर चेंज कर लेते हैं, यदि यदि मेरा डेटा इस तरीके का हुआ, ठीक है, यदि इस तरीके का डेटा हुआ तो मेरा क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, मेरा यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए मीडियन आ जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मीन जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा डेटा क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो गया, मेरा नेगेटिव साइड में मेरा स्क्यू बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कभी भी हम लोग जब डेटा को यूज करते हैं, जैसे मैं इस डेटा को यूज करूंगा, जैसे मान लीजिए इस डेटा को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, इस डेटा के अंदर हम लोग थोड़ा सोच समझ के मीन और मीडियन को यूज करेंगे, जिससे कि हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो एल्गोरिथम है, उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेट और एफिशिएंसी के साथ जो डेटा काम कर सके, वो डेटा यहाँ पे यूज हो पाए। तो हम लोग इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये चीज प्रैक्टिकल के थ्रू बताऊंगा भी, जो चीज मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, हम लोग कोड के थ्रू भी यहाँ पे समझेंगे। अब बात ये आती है कि भाई इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है मीन और मीडियन के। तो आप देखिए, सबसे पहले तो एडवांटेज क्या है आपके मीन का, वो ये है कि सारे के सारे डेटा को आप यूज कर लेते हो। ऑब्वियस सी बात है यार, आप रिप्लेस कर रहे हो वैल्यू को, तो सारे के सारा डेटा आपको यूज होगा ही होगा। मीडियन का एडवांटेज ये है कि एक वेरी बिग एंड वेरी स्मॉल वैल्यूज अफेक्ट नहीं करता है। मीडियन है, बीच की वैल्यू है, उसको स्मॉल और पॉजिटिव वैल्यू को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। और इसका एक और एडवांटेज है कि जैसे 5% का जो डेटा है हमारा, जो हमारी एफिशिएंसी रहती है, उस पर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मीन और मीडियन, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना कंसिडरेबल रहता है, 5% के आसपास का। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज ये है कि भाई, ये सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ा और बहुत स्मॉल नंबर जो है ना, बहुत ज्यादा कह लें कि हम लोग बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ी देर में बताता हूं। अभी आपको ये डिसएडवांटेज समझ में नहीं आएगा, जब ये प्रैक्टिकल अभी हम लोग करेंगे, कोडिंग करेंगे, तब आपको ये मैं चीजें समझाता हूं। और दूसरा बात ये कि लॉन्ग टाइम कैलकुलेट करने के लिए बहुत लार्ज डेटा सेट है। ठीक है, अब इसमें ना एक और डिसएडवांटेज है। वो डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए ये जो आप वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स कैन डिस्ट्रॉय द आंसर, है ना, ये कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, ये मैं अभी आपको डिस्कस कर लेता हूं, ये हम लोग देखेंगे कोडिंग के समय। ये मान लीजिए मेरा मेन था, डेटा था पहले, अब मैं इस पे क्या कर रहा हूं, मीन और मीडियन यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरा क्या हो रहा है, बहुत बड़े नंबर में जो मेरा डेटा इस तरीके से प्लॉट होना था, वो मान लीजिए इस तरीके से प्लॉट हो जा रहा है। ठीक है, मेरा जो डेटा है वो इस तरीके से प्लॉट हो जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, बहुत बड़े लेवल में, एक लार्ज लेवल और वेरी स्मॉल नंबर में जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, जो मेरा आंसर आने वाला है, मेरा इनपुट जो आने वाला है। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। इसीलिए हम लोग आगे चल के केएनएन और बाकी चीजों को भी देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर इसी चीज को आज डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को, कि किस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, कैसे इसको यूज किया जाता है और ये कैसे काम करता है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो अभी हम लोग मूव करते हैं हमारे कोडिंग पार्ट में, और इसमें हम लोग मीन मीडियन इंप्यूटेशन को कोडिंग के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम लोग इसमें जो है इसको यूज कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हमारी जुपिटर नोटबुक जो है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ यहाँ पे कोड को करिएगा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे यहाँ पे बताइएगा। एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि यहाँ तक जो भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी हुई है उसको आपको यहाँ पे क्लियर है। यदि आप लाइव नहीं देख रहे हैं और लेक्चर को बाद में आप देखेंगे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा कि कोई भी प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे आती है, या फिर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं आगे आने वाले जो हमारे डेज के लेक्चर है उसमें भी इन सारी चीजों को डिस्कस करूंगा। तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स से बता दीजिए जब तक हमारा जुपिटर नोटबुक यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं जुपिटर नोटबुक की, और उसका नाम दे देते हैं, और आज की जो क्लास है डे नंबर 11 की क्लास, उसको हम लोग यहाँ पे कोडिंग के थ्रू समझना स्टार्ट करते हैं। एक कमेंट आया है कि क्या पाईचार्म को हम लोग यूज कर सकते हैं, या डेफिनेटली यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे जुपिटर नोटबुक यूज कर रहा हूँ। हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में जरूरत पड़ेगी हम लोग पाईचार्म को भी यहाँ पे यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं डे नंबर 11, और आज हम लोग यहाँ पे 2 कोड लिखने वाले हैं। पहला अभी हम लोग लिख रहे हैं किसका, मीन मीडियन और इंप्यूटेशन का,
मीन मीडियन इंप्यूटेशन का एक्चुअल में, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे और भी दूसरा कोड लिखेंगे। तो आज बहुत सारे कोड्स हम लोग लिखने वाले हैं और बहुत बड़े बड़े कोड भी लिखने वाले हैं। आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। डेप्थ के हिसाब से हम लोग देखें तो हम लोग मीन और हमारे मीडियन की बात करते हैं। तो हम लोग हेडिंग हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और इसको मैंने यहाँ पे रीनेम दे दिया। ओके, कैरेक्टर तो नहीं आएगा। ओके, मैंने यहाँ पार्टीशन लाइन डाल दी ना, ठीक है। मीन मीडियन इंप्यूटेशन हम लोगों ने यहाँ पे नाम दे दिया। यहाँ पे भी हम लोग हेडिंग दे देते हैं और आज की जो क्लास है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कोड को स्टार्ट करते हैं। क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। चलिए देखिए, कभी भी हम लोग अपना कोडिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको 2-3 काम तो पहले कर लेने हैं। पहला काम ये कि आपको जो आपकी लाइब्रेरीज है उसको यहाँ पे जो है यूज कर लेना है। तो आज हम लोग जो लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, आप लोग 3 लाइब्रेरी से पहले से फैमिलियर है। कौन सी? नमपाई, पांडा और मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी से। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ये 3 लाइब्रेरीज को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। और अधिकतर हम लोग का ये काम होता ही है, जब से अभी हम लोग देखते हुए आ रहे हैं तब से आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा कि हम लोग को ये काम करना ही होता है, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना ही होता है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये 3 लाइब्रेरी तो अधिकतर यूज आती ही आती है हमेशा। तो यहाँ पे मैंने लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सेकंड काम जो हमको करना है ना, वो ये है आपका साइकिट लर्न लाइब्रेरी को यूज करना है। अब जो साइकिट लर्न लाइब्रेरी है, इसके थ्रू भी यहाँ पर ना, केवल साइकिट लर्न के थ्रू ही हम लोग ना यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब के थ्रू भी आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि आपको ना ये चीज भी क्लियर हो। मैं कुछ आपको लास्ट में स्केच करके ही बताऊंगा, मैटप्लॉटलिब के बिना वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिससे कि आपको ये सारी चीजें ना ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू भी समझ में आए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 काम किया है। लाइब्रेरी नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट कर लिया है। सेकंड, मैंने यहाँ पे साइकिट लर्न जो लाइब्रेरी है उसको भी यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। और ये चिंता की कोई बात नहीं है, ये सारे जो नोट्स और कोड है आपको मैं डेटा सेट में प्रोवाइड कर दूंगा। ये सब चीज आप जो है यहाँ पर यूज करिएगा। ये आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो है, जो नहीं लिखना चाहेगा, इतना टाइप नहीं करना चाहेगा, वो यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकता है। ये पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स का। देखिए, जो डेटा सेट हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा डेटा सेट हम लोग यूज कर रहे हैं? एक टाइटैनिक का डेटा सेट है, ठीक है। कैगल का ही डेटा सेट है वो, उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, टाइटैनिक का। इसमें ना एक बार मैं डेटा सेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया हूँ। जो डेटा सेट आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, माफ करिएगा, गिटहब में आपको डेटा सेट मिल जाएगा। इसका लिंक आपको गिटहब का डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और जो नोट्स है आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में मिल जाएगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमने अभी यहाँ पे डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिया है, लाइब्रेरी दोनों इंपोर्ट कर लिया हमने। उसके बाद इस डेटा सेट में क्या है, मेरे पास 4 यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, 4 मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स हैं और कई सारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस हैं। यदि मैं यहाँ पर सैंपल लिखूं, ठीक है, यदि मैं डीएफ को ही पूरा रन करा दूं यहाँ पे, ठीक है, तो एक बार देखते हैं कितना बड़ा यहाँ पे डेटा सेट है। यहाँ पर 981 रोज है और 4 कॉलम है, ठीक है। और मैं यहाँ पे df.sample ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ रन करा के इसको, यहाँ पे जो डेटा है, तो सैंपल में हम लोग यहाँ पे 10 कर देते हैं, ठीक है। सैंपल में हम लोग यहाँ पे 10 कर देते हैं और एक बार इसको रन कर लेते हैं। मेरे पास 10 सैंपल्स हैं। इस पे क्या है ना, मान लीजिए इतने सारे डेटा में मेरे पास 4 कॉलम्स हैं, जिसमें एज, फेयर, फैमिली और सर्वाइव्ड हैं। जो टाइटैनिक का जो हमारा शिप था उसमें किस एज के लोग थे, उन्होंने क्या फेयर प्रोवाइड किया और इसमें कितने फैमिली मेंबर्स थे, ठीक है। ये इसमें 1 फैमिली मेंबर थे, इसमें 2 फैमिली मेंबर थे और इसमें जो है ये जो है कितने लोग सर्वाइव कर पाए, मतलब कितने लोग यहाँ पे उस हादसे से बच पाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस डेटा सेट को यूज कर रहे हैं आज के चीज को समझने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, df.info को यूज करता हूँ और एक बार इंफॉर्मेशन देखते हैं इस डेटा सेट की। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ। इस पे देखिए एज है, फेयर है, फैमिली है और यहाँ पर आपकी नल वैल्यू कितनी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ मेरे पास नल वैल्यूज दिखा रही है, कुछ यहाँ पे काउंट दिखा रहा है, कुछ यहाँ पे डेटा टाइप दिखा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें नल वैल्यू है, इसीलिए मैंने इस डेटा सेट को यहाँ पे यूज किया है।
अब क्या करेंगे हम लोग इस डेटा सेट में ना, मैंने ना कुछ अभी मैं आपको ट्रेन टेस्ट करके दिखाऊंगा। इस पे ना 741 के आसपास वैल्यू नहीं है, नल। ठीक है, इसका ये मतलब है कि टोटल डेटा सेट कितना था मेरे पास। यहाँ पे डीएफ को एक बार रीड करके देखते हैं। 891 रो में एज जो है मेरा 714 फिल आउट है। ठीक है, उसके बाद मेरा जो फेयर है 891 में 846 जो है फेयर जो है नल नहीं है, मतलब फिल आउट है ये। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे ये जो एज और फेयर है इसमें मेरे पास ना कुछ नल वैल्यू है, क्योंकि मेरे पास कितने रोज है 891 रोज है, जिसमें से 714 जो है भरे हुए हैं एज में, और फेयर के जो है 846 जो है यहाँ पर भरे हुए हैं। लेकिन फैमिली और सर्वाइव ये दोनों जो डेटा है ना, इसमें पूरे के पूरे 891 है, मतलब एज और फेयर में मेरे पास नल वैल्यू है। इस नल वैल्यू में हम लोग क्या यूज करेंगे, मीन और मीडियन इंप्यूटेशन यूज करेंगे। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ना ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट करने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ये अधिकतर हम लोग करते ही हैं जब भी हम लोग यहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। मैंने हेडिंग यहाँ पे दे दी है। हेडिंग देने के बाद हम लोग यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं एक्स और वाई ट्रेन, दो यहाँ पे ट्रेन हम लोग लेंगे, जिसमें सर्वाइव कितने लोग हुए हैं कॉलम में और कितने लोग यहाँ पे नॉट सर्वाइव हुए हैं, इसको मैंने यहाँ पे लिखा, रन किया। अब मैं यहाँ पर जो है देखिएगा आप ध्यान से, एक्स ट्रेन को भी मैं परफॉर्म कर लेता हूं यहाँ पे। देखिएगा आप एक्स ट्रेन का जो शेप है और जो आपका टेस्ट का जो शेप है, ठीक है, इसको मैं यहां पर आपको शो करके दिखा रहा हूं। 712 ठीक है, और 179 आपको यहाँ पे बता रहा है कि एक्सटेन के अंदर जो हम लोगों ने यूज किया है उसमें 714 जो मेरे कॉलम्स हैं वो यहाँ पे फिल आउट है। आप देखिए यहाँ पे 714 कॉलम जो है फिल आउट है। बचे कितने कॉलम है 179 जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्प्टी है। ठीक है, जिसको हम लोग को अभी यूज करना है। तो मैंने एक्सटेंड को यहाँ पे कर लिया, काम मेरा हो गया। अब मैं एक्सटेंड इज नल करके यहाँ पे मीन वैल्यू को यूज करता हूं। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे रन किया तो देखिए मुझे यहाँ पे पता चल गया कि जो मेरा एज है, ठीक है, इसमें लगभग 20% के आसपास जो डेटा है ना, एज, फेयर और फैमिली, ठीक है, इसमें जो है यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे 5% के आसपास डेटा मिसिंग है, और फैमिली में जो है पूरा की पूरा जीरो जो है, पूरा की पूरा डेटा यहाँ पे है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था एज और फेयर में यहाँ पे जो है मुझे चेंजेस दिख रहे हैं 714 और 846, और फैमिली और सर्वाइव के अंदर तो 891 पूरा 891 थे। तो मिसिंग वैल्यू कहाँ पे, एज और फेयर पे है। 20% के आसपास कहाँ पे मेरा एज में, और 5% के आसपास मेरा फेयर में है। तो इसमें हम लोग मीन और मीडियन मोड जो है यूज करके देखेंगे। बहुत अच्छा डेटा सेट है ये इस चीज को समझने के लिए, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एज और फेयर का ना मीन और मीडियन को कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं और इसको हम लोग यहां पर करके देखते हैं। आपको भी थोड़ी देर में सारी चीजें समझ में आ जाएगी, दिख भी जाएगी ग्राफ के थ्रू। लेकिन आपको ये हैबिट जो है बिल्कुल रखनी है अपने ऊपर कि आप कभी भी किसी भी चीज को केवल देख के ना चले जाएं। अपना जुपिटर नोटबुक खुद से यहाँ पे यूज करें और इसको एक बार खुद से रन करके देखें, क्योंकि जब हम लोग रन करते हैं ना, मेरे पास यहाँ पे टाइम का शॉर्टेज होता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे सारी चीजों को टाइप नहीं करता हूँ। लेकिन आप लोग इस चीज को जो है हैबिट रखिएगा। आप लोग को करना ये है कि आप लोग ना खुद से टाइप करके देखिएगा इसको। ठीक है, मेरा पीडीएफ रख लीजिएगा आप, हमारे एप्लीकेशन में नोट से मिल जाएगा आपको। लेकिन आप यहाँ पर जो है इसको टाइप जरूर करिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस कई बार हो जाती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूं अपने मीन और मीडियन को, एक बार एज के लिए और एक बार यहाँ पे फेयर के लिए। इसको हम लोग रन करते हैं। रन करने के बाद हम लोग यहाँ पे और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ना एक नया कॉलम बनाएंगे। ठीक है, ये जो मेरा एज और फेयर है, जो मैंने अभी यहाँ पे मीन एज के अंदर और मीडियन एज के अंदर एक्सटेंड को यहाँ पे इक्वल करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे शो करने के लिए एक नया कॉलम बनाऊंगा। अब इस क्रिएट कॉलम करते हैं हम लोग और इंप्यूट करके मिसिंग वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फटाफट हेडिंग डाल देता हूँ और हम लोग आगे का जो कोड है उसको यहाँ पर देखते हैं। एक्सटेंड के लिए हम लोग यहाँ पे मीन और मीडियन दोनों को यूज कर रहे हैं। अब देखिएगा मैं इसको यहाँ पे नया कॉलम बना रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, अच्छा
ओके, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ये नोट्स में भी यहाँ पे एरर है, इसको मैं बाद में आप लोग के लिए क्लियर कर दूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ सैंपल्स देखता हूँ, ठीक है। X10 के हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया न्यू कॉलम को। हम लोग यहाँ पे कुछ 8 सैंपल्स देखते हैं। देखिए 8 सैंपल्स के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पे, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये 8 सैंपल्स में एज था आपका, फेयर था, ये दोनों क्या था, मेरा मेन वाला था, ठीक है। और फैमिली था, जो लोग मेरे सर्वाइव्ड हुए और अनसर्वाइव्ड हुए, ये मेरा पहले के कॉलम्स थे। जो जब डेटा जो था मेरा पहले वाला डेटा था। अब मैंने इसमें मीन और मीडियन यूज करके नए कॉलम बनाए, ठीक है। एज मीडियन बनाया मैंने, एज मीन बनाया, फेयर का मीडियन बनाया, फेयर का मीन बनाया। मतलब मैंने इस कॉलम में जो मेरा एज वाला कॉलम था और मेरा फेयर वाला कॉलम था, एज वाले कॉलम में 20% के आसपास, एज वाले कॉलम में मेरे पास 20% के आसपास जो डेटा था वो नल था। फेयर वाले में मेरे पास 5% के आसपास का डेटा नल था। इसके लिए मैंने 2 कॉलम्स यहाँ पे शो किए, एक मेरा मीडियन वाला कॉलम है, एक मेरा मीन वाला कॉलम है एज के लिए, ठीक है, इस एज के लिए। और मेरा फेयर है उसके लिए यहाँ पे 2 कॉलम है, मीन है और मेरा एक मीडियन है, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। अब देखिए यहाँ पे NaN है, मतलब यहाँ पे मिसिंग वैल्यू थी, नॉट अवेलेबल थी डेटा। एज का यहाँ पे मीन निकल गया है मेरे पास 29.78 और एज का मीडियन निकल गया है मेरे पास 28.75। तो हम लोग कैसे रिप्लेस कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपका फेयर में इस डेटा के अंदर NaN था, मतलब यहाँ पे वैल्यू मिसिंग थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उसको 14.4% को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 32.61% मैंने डाल दिया फेयर का मीन और मीडियन को। तो आपको ये चीजें जो है क्लियर होनी चाहिए। जो चीज हम लोगों ने अभी थ्योरी में समझी थी वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रैक्टिकल में करके देखा कि एज का हम लोगों ने 2 नए कॉलम बनाए मीन और मीडियन के लिए, और फेयर के हम लोगों ने 2 कॉलम बनाए मीन और मीडियन के लिए। और आप देख रहे हैं जहां पे NaN है, वैल्यू मिसिंग है, डेटा जहां पे अवेलेबल नहीं है, वहां पे हम लोग मीन और मीडियन को यहाँ पे रिप्लेस किए हैं, मतलब फिल किए हैं उस वैल्यू को, वैसे ही यहाँ पर इंप्यूट किए, वैसे ही यहाँ पर फेयर के अंदर जो वैल्यू थी उसको यहाँ पे इंप्यूट किए। अब आप लोग देख रहे होंगे ये 28.75% है, ओके, ये 29.75% है, ओके। यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अच्छा डेटा सेट जो है यहाँ पे एज मीडियन और इसमें आया है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे यदि मैं मीडियन यूज करता हूं तो 14.45 है और यहाँ पे 32.61 है, तो कितना बड़ा डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की जो मैं बात कर रहा था, इसको देखते हुए हमको डेटा को यूज करना है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इतनी चीज को समझ लिया है, माफ करिएगा। अब हम लोग वेरिएंस को थोड़ा रिव्यू करेंगे। अब हम लोग ना जो हमारा वेरिएंस है इसको थोड़ा सा रिव्यू करके देखेंगे, अब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। मैंने हेडिंग डाल दी है और ये जो आपका जो कोड है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जो है लिख रहा हूं, और ये बहुत बड़ा कोड है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। आप लोग को पहले पाइथन में थोड़ा सा कमांड लेके आना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से कोड भी सारे समझ में आएंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो वेरिएंस है इसमें जो प्रिंट है इसमें आपका एज है, ठीक है, एज मीडियन है और यहाँ पे एज मीन है। ये जो एज है मेरा कौन सा है, ये पुराना वाला एज है, ये मेरा एज का मीडियन है जो भी मैंने यहाँ पे निकाला था, ये एज का मीन है जो मैंने 2 टोक यहाँ पे बनाया था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेरा फेयर वाला सेक्शन है। एक बार इसको थोड़ा सा कोड है, इसमें चीजें और भी एक्स्ट्रा आ गई है, इसको मैं हटा दूं, ये ठीक है। मैंने क्या किया है, इसको रिव्यू कर रहे हैं हम लोग इस वेरिएंस को। ये जो आपका बना हुआ है ना, ये ओल्ड वाला एज है और ये मेरा न्यू कॉलम बने हुए एज का मीडियन वाला, एज का मीन वाला, ये यही है, एज हो गया, ये आपका एज मीडियन हो गया, एज मीन हो गया। वैसी सेम चीज यहाँ पे फेयर वाली है, वो फेयर मीडियन और फेयर मीन वाला है, ठीक है। तो ये 3-3 कॉलम मैंने यहाँ पर रख लिए, टोटल 6 कॉलम्स मैं यहाँ पर मैं रिव्यू कर रहा हूँ अपने वेरिएंस को। चलिए रन करके देखते हैं। देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे चेंजेस आया है डेटा में। पहले ओरिजिनल मेरा एज वेरिएबल का वेरिएंस कितना था, 204.3 था, ठीक है। अब यदि मैं मीन और मीडियन दोनों यूज करता हूं यहाँ पे, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट है, मैंने बताया ना 161.98 है और ये 161
160.81 है। इसमें मीन और मीडियन तो बहुत अच्छे तरीके से एज में काम कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए यहाँ कितना वेरिएंस आ गया है। यहाँ पर ओरिजिनल फेयर वेरिएबल में 2448 था मेरा, ठीक है, 19 मेरा वेरिएंस था। यहाँ पे 2340 और 2324 हो गया है। तो यदि ये 2329 2328 होता तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए रिजल्ट होता। ये थोड़ा सा अनकंसिडरेबल है, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा रेड फ्लैग हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं, ग्रीन फ्लैग में एकदम हम लोग नहीं जा सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हुई। आपके मशीन लर्निंग मॉडल को देने के लिए फीचर इंजीनियरिंग में हम लोग कैसे कैसे डेटा को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब ना मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा आपको ना प्लॉट करके बताता हूं कि कैसे एज में ना डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस हुए, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छी तरीके से ग्राफ के थ्रू समझोगे। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी भी यूज की थी, जिससे कि मैं आपको यहां तक लाके ना छोड़ू, मैं यहां से आपको एक लेवल और ऊपर लेके जाऊं और यहां पर आपको बताऊं कि हम लोग कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज किए हैं एज के अंदर, ठीक है। उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिएगा। मैंने यहाँ पर बहुत अच्छा तरीके से कोड को लिखा हुआ है। आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा जब आप इस लेक्चर को पढ़ रहे होंगे। नोट्स को जरूर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने हैशटैग को यूज करके यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिनल वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा होगा एज का, ठीक है। और जो मेरे दो बनाए मैंने एज का कॉलम बनाया है, मीडियन का एक नया, और एक एज का मीन का कॉलम बनाया है। इसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है रेड कलर से और ग्रीन कलर से यहाँ पर डाल दिया है एक्सटेंड के अंदर एज मीडियन और एज मीन को। तो मेरे तीनों जो यहाँ पे जो मेरे बनेंगे अभी प्लॉट्स बनेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं और रिव्यू करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। देखिएगा ये जो प्लॉट मेरा बना हुआ है, ये जो मैंने अभी प्लॉट बनाया है, इसमें क्या क्या चेंज हुआ। ये मेरा एज था ओल्ड वाला, ठीक है, जो मेरा डेटा था मीडियन का और मीन का। अब आप देखेंगे जो मेरा ब्लू वाला ये लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये मेरा मेन था, जो पहला का मेरा डेटा था। अब जब मैंने मीन और मीडियन अप्लाई किया तो मेरे डेटा में क्या चेंजेस हुआ, मैंने बताया ना। देखिए यहां पर क्या चेंजेस हुआ, ये रेड कलर से दिखा रहा है यदि मैं मीन को लेता हूं या मीडियन को लेता हूं तो, और ग्रीन कलर से दिखा रहा है यदि मैं मीन को लेता हूं तो, और रेड कलर से क्या दिखा रहा है यदि मैं मीडियन को लेता हूं तो यहां पर आपने देखा कि मेरा जो है ग्राफ थोड़ा चेंज हुआ। उसका जो डेंसिटी है वो कितना बढ़ गया, इतना इतना मेरा जो डेंसिटी है ग्राफ का जो है बढ़ गया। मतलब मेरा जो डेटा है उसमें इतना ज्यादा वेरिएबल चेंजेस हुए। अब आप इसको ना इसी तरीके से समझते हो। कभी भी आप इसको, इतना बड़ा जो डेटा था आपका एक्सेल में, उसको तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है और ह्यूमन इस तरीके से कैपेबल नहीं होता है कि वो बहुत सारे इतने सारे नंबर को समझ पाए। तो हम लोग ग्राफ के थ्रू ही समझ पाते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि मैं क्यों बोलता हूं कि पहले आप पाइथन में कमांड लेके आ जाओ और फिर मशीन लर्निंग पे आओ। बिकॉज इसीलिए क्योंकि आप जब मैटप्लॉटलिब पे आपकी कमांड आ जाएगी, उस लाइब्रेरी पे कमांड आ जाएगी, आपकी बेसिक और एडवांस पाइथन आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप यहाँ पे सारी चीजों को यूज कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे, किसी भी डेटा के साथ आप यहाँ पे खेल पाओगे। तो यहां पर हम लोग यही काम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो है डेंसिटी में क्या वेरिएंस चेंज आया वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये ना कंसिडरेबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा ये गलत नहीं है। जैसे मैंने आपको स्क्यू बताया था ना अभी थ्योरी में कि यदि ये इस तरीके से ऐसे आता, ठीक है, यदि वो इस तरीके से इधर पे आता तो थोड़ा सा हम लोग सोचते। अब यही चीज हम लोग फेयर पे देखेंगे तब आपको और क्लियर होगा। इसीलिए मैंने ये वाला डेटा जानबूझ के लिया है, जिससे कि आपको थोड़ा एक चीज थोड़ा अच्छे तरीके से समझ, मतलब एक क्या चीज हमको करना है और क्या चीज हमको नहीं करना है, दोनों चीज आपको यहाँ पे समझ में आए। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं और इसको भी हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंजेस हुआ फेयर के अंदर। एज वाला कॉलम तो हमने देख लिया, फेयर वाले कॉलम में क्या चेंजेस हुआ ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं हमारे कोड को। हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए यहां पे पूरा ओवरलैपिंग एक जैसा ही हो गया। फेयर जो था मेरा ब्लू है, वो तो लाइन दिख ही नहीं रही है, उसके पीछे है। फेयर मीडियन जो है मेरा रेड कलर से और फेयर मीन जो है मेरा ग्रीन कलर से है। तो यहां पर जो चेंजेस है, यदि मैं बात करूं डेटा के बारे में, तो वो डेटा में बहुत ज्यादा मतलब एकदम ओवरलैपिंग ही है। मीन मीडियम के बाद बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है यदि मैं सीधा फेयर कॉलम की बात करूं। और वहां पे आपने देखा था कितना बड़ा वहां पे क्या हुआ था, डिस्ट्रीब्यूशन कितना बड़ा यहाँ पे चेंज हुआ था, कहां पे एज वाले में। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, मैं ना आपको ना चेक करके बताता हूं आपके कोवेरियंस को। तो आप एक बार कोवेरियंस और कोरिलेशन दोनों को चेक करके देखिए यहां पे क्या होता है। हेडिंग में डाल दूं आप लोगों के लिए। आपका जो कोवेरियंस है, इसको पहले मैं यहां पे रन करके आपको शो करता हूं। ठीक है,
और एक बार ना इसको भी कर लेता हूँ, फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, कोरिलेशन को भी। कोवेरिएंस मतलब कि दो उस डेटा से बाकी डेटा के साथ जब हम लोग बात करें तो क्या डिफरेंस आया है, ठीक है, और बाकी जो मेरा डेटा है जिसमें मेरा चेंजेस हुआ है अभी, ठीक है, एज और फेयर में, उससे मेरा कोरिलेशन कितना बना है दूसरे मेरे कॉलम्स थे, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने एक्सचेंज के अंदर सारा डेटा रखा हुआ है और यहाँ पे मैं कोरिलेशन को जो है रन कर लेता हूँ। देखिए अब थोड़ा सा इसको एनालिसिस कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ये मेरा एज था, ये मेरा फेयर था, ठीक है, यहां पर आप देखिए, और ये मेरा फैमिली था। अब मेरा एज मीडियन में और एज मीन में और एज मीडियन सॉरी फेयर मीडियन और फेयर मीन में, ये मेरे जो बने हुए हैं, 4 नए बने हुए हैं, पुराने नए थे, इसमें क्या क्या आपका वेरिएशन आया है, ठीक है, कोरिलेशन क्या क्या आया है। माफ करिए, मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कोवेरियंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कितना यहाँ पे वेरिएंस आया है। तो यहाँ पर आप देखिए 204 था मेरा, ये भी 204 है, लेकिन यहाँ पर फेयर 70 था, यहाँ पे 57 हो गया है, ठीक है, कितना ज्यादा यहाँ पे कोवेरियंस आया है। हम लोग देख पा रहे हैं मेरा फैमिली का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फैमिली तो कोई चेंज था ही नहीं। एज मीडियन में भी बात करें तो यहाँ पे एज मीडियन एज मीन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 161 है, वही जो डेटा वहां पे दिखा रहा था। यहाँ पे एकदम 53 हो गया, यहाँ पे 57 है। तो यहाँ पर थोड़ा ये कंसिडरेबल भी है, ये जो डेटा है ना कंसिडरेबल भी है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक कोवेरिएंस कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। कोरिलेशन देखिए, कोरिलेशन में आपका एज फेयर और फैमिली के अंदर दोनों के डेटा के अंदर क्या कोरिलेशन आया उसका भी टेबल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये छोटे छोटे चीजें होते हैं जिसको हम लोग को करके देख लेना चाहिए। अब मैं ना थोड़ा सा एज का ना बॉक्स प्लॉट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, और उसके बाद फेयर का बॉक्स प्लॉट करके आपको यहाँ पे दिखाता हूं दोनों में क्या चेंजेस आया है, ठीक है। एक बार बॉक्स प्लॉट भी करके देख लेते हैं हम लोग। हमने जो काम करना था, रिप्लेस करना था, वैल्यू को इंप्यूट करना था, वो हमने कर लिया। अब हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है और कैसे कैसे यहाँ पर उसको हम लोग थोड़ा एनालिसिस करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे और चीजें बता रहा हूँ। देखिए बॉक्स प्लॉट मैंने किया, इस बॉक्स प्लॉट में आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा डेटा है, ठीक है, ये जो मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा 40 से 20 की रेंज में था। अब ये श्रिंक होके एज मीडियन में कहां पे आ गया है और एज मीन पे कहां पे आ गया, और कितना डेटा यहाँ पे मेरा 30 प्लस जा रहा है, ठीक है, कितना डेटा मेरा यहाँ पे 30 माइनस जा रहा है इस रेंज के थ्रू, जबकि मेरा ओरिजिनल डेटा यहाँ पे था। तो आप मशीन लर्निंग मॉडल को किस तरीके से यहाँ पे डेटा दोगे, आप उसको एनालिसिस करने के लिए इसी तरीके का अप्रोच रखिए जब आप काम कर रहे हो तब, है ना, फीचर इंजीनियरिंग में। इसीलिए मैंने कहा ना कि किसी मशीन लर्निंग मॉडल को बनाना, तैयार करना टफ होता है, बनाना तो बहुत इजी होता है। कि मैंने बनाया, डेटा डाला, उसमें एल्गोरिथम लगा दिया और एल्गोरिथम के थ्रू मेरे को आउटपुट मिल गया, लेकिन जो मेरा इनपुट डेटा है वो इनपुट डेटा पे कितना ज्यादा काम करना पड़ता है। तो हम लोग अभी फीचर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और फीचर इंजीनियरिंग को यहाँ पे समझते भी जा रहे हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर एज के लिए कर लिया। अब मैं बॉक्स प्लॉट करता हूँ यहाँ पे फेयर के लिए, फिर हम लोग आगे के टॉपिक जो है उसको स्टार्ट करेंगे। ये बहुत इजी होता है और एक बार जब आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से, अभी फर्स्ट टाइम शायद आप लोग पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कैसे हम लोग बॉक्स प्लॉट अचानक से कर ले रहे हैं, कैसे हम लोग यहाँ पे एज के लिए कुछ भी मतलब बॉक्स प्लॉट कर ले रहे हैं, कभी हम लोग कुछ और प्लॉट कर ले रहे हैं। तो जब हम लोग पाइथन पढ़ते हैं ना, हमारा बेसिक से एडवांस तक, तो ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपको पाइथन में यदि कमांड है यदि आपकी पाइथन में कमांड है तो आपके लिए मशीन लर्निंग और आगे के जो टॉपिक है ना वो और ज्यादा इजी होते जाते हैं। तो आप पहले पाइथन पे जाइएगा, पाइथन पढ़िएगा और उसके बाद आप मशीन लर्निंग पे आइएगा। और जो लोग मशीन लर्निंग पे डायरेक्ट आ गए और उनको समझ में नहीं आ रहा है तो भी घबराने की बात नहीं है। आपको करना क्या है, आपको इस सारे टॉपिक्स को पूरा देख लेना है अच्छी तरीके से, जैसे जैसे जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आपको यहाँ पे समझ लेना है। यहाँ पे शायद कोड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे कोड भी लेना था मेरे को, मार्कडाउन पे ले लिया मैंने। रन करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर जो मेरा फेयर और मीडियन है उसमें भी क्या क्या बॉक्स प्लॉट में चेंजेस आ रहे हैं वो भी मैं यहाँ पे शो करके आपको दिखा सकता हूँ। देखिए ये आपका जो चेंजेस है फेयर के अंदर,
मीडियन के अंदर और फॉर मीन के अंदर। और ऑब्वियस सी बात है इसमें जो डेटा है बहुत ज़्यादा ओवरलैप किया था, तो यहाँ पे बॉक्स प्लॉट में भी बहुत ज़्यादा श्रिंक और बॉक्स प्लॉट समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या किया है इस कोड के अंदर। हम लोगों ने सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, scikit-learn को भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है। scikit-learn के थ्रू भी, अच्छा एक चीज़ और मेरे को याद आ गया, scikit-learn के थ्रू भी हम लोग ये डायरेक्ट काम कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अभी नए कॉलम बना लिए 2, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं scikit-learn के अंदर उसी कॉलम में एज वाला जो कॉलम है ना, उसी कॉलम को हम लोग क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। मतलब उसकी जो वैल्यू है उसको हम लोग अभी हम लोगों ने रखा हुआ है। एक बार एग्जांपल से समझा देता हूं। एक और इसका मेथड होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एज है, ये फेयर है, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लिए, एक एज का मीडियन के साथ, एक एज का मीन के साथ, ठीक है, और एक मीडियन के साथ। 2 मैंने यहाँ पे कॉलम बना लिए। वैसे ही 2 मैंने कॉलम किसके बना लिए, यहाँ पे फेयर के बना लिए। अब मैं scikit-learn की बात करूं तो scikit-learn का कैसे काम होता है। scikit-learn जो है ना, यदि scikit-learn वाले मेथड से हम लोग इसको रिप्लेस करें तो ये नए कॉलम्स की जगह हम लोग क्या करेंगे, इस एज वाले कॉलम में हम लोग रिप्लेस कर देंगे। हम लोग नया कॉलम नहीं बनाएंगे। तो वो कैसे काम करता है, एक अरे की तरह काम करता है, ठीक है। वो अरे की तरह काम करता है। ये भी एक मेथड हो सकता है यदि हम लोग scikit-learn लाइब्रेरी को यूज करते हुए जाएं तो। अभी हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर यदि हम लोग जब कभी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो हम लोग उसको भी वहां पे यूज कर सकते हैं। ये बस एक तरीका था आपको बताने के लिए। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कोड तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हम लोग ना यही चीज, अब आपने मीन और मीडियन में क्या चेंजेस हुआ वो आपने देख लिया। अब हम लोग समझते हैं कि आर्बिटरी वैल्यू इंप्यूटेशन क्या होता है, और इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कोड लिख के देखते हैं और उसको भी थोड़ा सा रिव्यू करके एनालिसिस करते हैं। तो आपको और चीजें क्लियर होंगी कि हम लोग जो मिसिंग वैल्यू है उसमें कैसे कैसे वैल्यू को इंप्यूट करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आर्बिटरी वैल्यू जो है इसकी डेफिनेशन को एक बार देख लेते हैं। आर्बिटरी वैल्यू इंप्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है। आर्बिटरी वैल्यू मतलब कि हिंदी में यदि बात करें तो मनमानी वैल्यू, मतलब मन से कोई भी वैल्यू रख देना, ठीक है। आर्बिटरी मतलब कि मनमानी वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में यदि बोले तो। यही है वो डेफिनेशन जो है। आर्बिटरी वैल्यू इंप्यूट कंसिस्ट ऑफ रिप्लेसिंग ऑल ऑकर्स ऑफ मिसिंग वैल्यू विद इन ए वेरिएबल विद एन आर्बिटरी वैल्यू। अब भाई ये मनमानी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, या तो समझो आप थोड़ा सा चीज को बहुत आसान भाषा में समझो। मशीन लर्निंग बहुत इजी है यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिकली चीजों को थोड़ा आसान भाषा में समझते जाओ तो। यदि आप बुक की डेफिनेशन लैंग्वेज में जाओगे तो बिल्कुल भी टफ लगेगी आपको। मैंने क्या किया, मैंने बताया कि भाई या तो मैंने उस डेटा से कोई वैल्यू को रिमूव कर दो, डेटा से हटा दो, या उसको रिप्लेस करो। पहला मेथड हमने देख लिया, हम लोग उसका मीन या मीडियन कोई चीज डाल देंगे, उसको फिल आउट कर लेंगे। अब सेकंड तरीका हो सकता है कि सर क्या इसमें हम लोग कोई मनमानी वैल्यू डाल सकते हैं क्या, आर्बिटरी वैल्यू डाल सकते हैं क्या। ऑब्वियस सी बात है डाल सकते हैं यार, हमारा मशीन लर्निंग मॉडल है, हम अपने तरीके से बनाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब ये डाल सकते हैं, ये मेथड को भी अपनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग मनमानी वैल्यू मान ले या फिर आर्बिटरी वैल्यू की बात करें, हिंदी में बोले तो इसकी मनमानी वैल्यू हो गया या आर्बिटरी वैल्यू की बात कर लें, ठीक है। अब इसको हम लोग इसके अंदर इंपोर्ट करना है। अब यहाँ पे 2 तरीके का डेटा आपके पास ध्यान रखना है, हमेशा स्टार्टिंग से हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं। कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है, और दूसरा आपके पास न्यूमेरिकल डेटा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ना यहाँ पर उस चीज को बताने के लिए आप यहाँ पर ये डायग्राम समझिए। कैटेगरिकल डेटा में मान लीजिए आपका इस तरीके का डेटा है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे हर वैल्यू को मिसिंग वैल्यू से। आप हर जगह क्या हो जाएगा, जहां पे वैल्यू नहीं है वहां मिसिंग 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 शो हो जाएगा। तो जब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग इनपुट डेटा सेट देंगे और हमारा आउटपुट मॉडल जो निकलेगा यहाँ पर जहां जहां पे मिसिंग आएगी वैल्यू, उसको वो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम समझ लेगा कि भाई उस वैल्यू को हम लोग को अपने एल्गोरिथम के थ्रू पास करा के अपने रिकमेंडेशन मॉडल या कोई भी हम लोग जो मॉडल बना रहे हैं वो मॉडल पे नहीं डालना है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक आर्बिटरी वैल्यू मतलब एक मनमानी वैल्यू को यहां पे इंप्यूट कर देते हैं। कैसे, कहां पे, कैटेगरिकल डेटा पे। लेकिन अभी हम लोग किस डेटा की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे हैं। तो सर न्यूमेरिकल डेटा में क्या होगा, यहां पे सबसे खास बात है, मैंने वहां पर
न्यूमेरिकल डेटा में मान लीजिए यहाँ पर एज नहीं दिया हुआ है, मैं यहाँ पर एज -1 रख दूंगा, या हो सकता है आपके मन में चीज आया सर एज कैसे -1 होगा, तो मैं यहाँ पे 99 रख दूंगा। आपके मन में आया कि सर 99 भी कैसे एज होगा, मैं 999 भी रख सकता हूँ, मैं कोई भी अपनी वैल्यू रख सकता हूँ, मैं यहाँ पे 27 भी रख दिया मान लो। लेकिन मैं वहां पे उस मशीन लर्निंग मॉडल को ये बता दूंगा, जब इस मॉडल लिखूंगा तब इसका फायदा ये होगा कि भाई इस जो वैल्यू है जो मैंने आपको दिया हुआ है, आर्बिटरी वैल्यू जो मैंने डाली हुई है वो मेरी मनमानी वैल्यू है, आप उसको कंसिडर करो। या फिर मशीन लर्निंग मॉडल को मैं यहां बोल सकता हूं आप इस वैल्यू को कंसीडर मत करो, -1 को आप कंसीडर मत करो। तो इस तरीके से हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल के लिए यूज करते हैं हमारी आर्बिटरी वैल्यू को। तो पहला हमारा चीज हो गया था क्या, रिकॉल करना बहुत जरूरी है। पहला चीज हो गया था हमारा ये कि हम लोगों ने यहां पर रिमूव कर देंगे पहले वैल्यू को, ये हमने समझ लिया था। हमने यहाँ पे समझ लिया था लास्ट डे नंबर, हमारी जो लास्ट क्लास थी डे नंबर 10 की जो क्लास थी, डे 10 की क्लास थी, यहाँ पे समझ लिया था कि डेटा को रिमूव कर लेंगे। हम लोग डेटा को इंप्यूट कर रहे हैं, डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं। फिल करने के मेथड्स देख रहे हैं, फिल करने के मेथड्स में हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल डेटा के लिए देख रहे हैं। न्यूमेरिकल डेटा के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि मीन और मीडियन निकाल देंगे पहला। दूसरा हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग आर्बिटरी वैल्यू कोई भी एक यहाँ पे मनमानी वैल्यू, एक रैंडम नंबर जो है वहां यहाँ पे जो है फिल आउट कर देंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस वाइज सारी चीजों को समझते जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे मीन और मीडियन क्लियर हो गया होगा। आर्बिटरी वैल्यू हम लोग कोई भी वैल्यू को बाय रैंडम यहाँ पे यूज करके डाल सकते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके लिए भी यहाँ पे एक कोड लिख के देखते हैं, और ये कोड बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कोड अभी हम लोगों ने मीन और मीडियन के लिए लिखा। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर हमारा जुपिटर नोटबुक को यहाँ पे ओपन करता हूं, और हम लोग यहाँ पे नई हेडिंग डाल लेते हैं, एक नई यहाँ पे फाइल बना लेते हैं जुपिटर नोटबुक की। और हम लोग यहाँ पर जो है उसको भी डे नंबर 11 की जो दूसरी जो हमारी कोडिंग सेक्शन है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर हमारा बड़ा होगा, क्लास बड़ी होगी, तो लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग पेशेंस के साथ सारी चीजों को समझते जाइए, आराम से धीरे धीरे हम लोग डे वाइज यहाँ पे बढ़ रहे हैं, जिससे कि आपके पास पूरा एक स्ट्रेटेजी वाइज चीजें क्लियर रहे, आपको हर चीज यहाँ पे समझ में आए। मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारे पास टाइम कितना भी लग जाए हम लोग को, लेकिन लास्ट एट द एंड आपको सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, और आपको भी यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे कामों में थोड़ा टाइम लगता है, हमको पेशेंस के साथ सारी चीजें यहाँ पे समझते हुए जाना है। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल दी है। हम लोग आज की क्लास का जो फाइल जो आपको प्रोवाइड करूंगा ना, मैं जो नोट्स फाइल प्रोवाइड करूंगा, इसमें 2 कोड प्रोवाइड करूंगा, एक मीन मीडियन इंप्यूटेशन का, एक आर्बिटरी वैल्यू इंप्यूटेशन का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बंद कर लेते हैं, मीन मीडियन वाला काम हो गया, हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग ना इसी कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं आर्बिटरी वैल्यू इंप्यूटेशन के लिए। तो पहला काम क्या करना होगा, ऑब्वियस सी बात है, लाइब्रेरी डालनी होगी। तो लाइब्रेरी का यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, numpy पांडा मैटप्लॉटलिब तीनों लाइब्रेरी हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दिया हूँ, और हेडिंग डाल के हम लोग यहाँ पे इसको रन कर लेते हैं। तीनों लाइब्रेरी को तो इंपोर्ट करना ही है, फिर हम लोग को डेटा सेट इंपोर्ट करना है, और वही डेटा सेट मैं यूज करूंगा ना, जिससे कि आप लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो। जो डेटा सेट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले यूज किया है उसी को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। और आप लोग ना प्रैक्टिस में डालिएगा इस चीज को, मेरे नोट्स को जरूर आप लोग अपने रेफरेंस के लिए रखिएगा, प्रैक्टिस में डालिएगा कि आप इन सब चीजों को ना टाइप करो। मेरे पास क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं जाके यहाँ पे एक एक छोटा छोटा कोड को टाइप करूं, लेकिन आप यदि बिगनर हो तो आप इस तरीके से जो कोड है उसको यहाँ पे केवल कॉपी मत करिएगा, आप उस कोड को यहाँ पे खुद से जो है टाइप करने का हैबिट डालिएगा। तो यहाँ पर हम लोग जो है डेटा सेट को इंपोर्ट कर लिए, देख लेते हैं डेटा सेट इंपोर्ट हुआ है क्या। यस, डेटा फ्रेम के अंदर 891 रोज और 4 कॉलम्स आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे df.head लिख यूज कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट तो आ चुके हैं वही वाले। इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग, df.info कर लेते हैं, और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं डेटा सेट की। वही इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास थी, कोई अलग तो होगी नहीं, क्योंकि डेटा सेट तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एज 714 है, फेयर 846 है, बाकी फैमिली और सर्वाइव के अंदर 891 है, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ। हमारा जो डेटा सेट है वही डेटा सेट है जो अभी हम लोग यूज करते हुए आ रहे थे। तो कोड तो यहाँ तक का सेम है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा। अब हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं हमारे 10 टेस्ट स्प्लिट को। चलिए इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। वही चीज है जो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले उस कोड के लिए लिखा, वही चीज हम लोग यहाँ पे करते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे 10 टेस्ट स्पीड से आप चीजें को मॉनिटर करना स्टार्ट करिएगा। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि आप लोग को सारी चीजें क्लियर होते जा रही है। और पाईचार्म का आपका एक डाउट आया है आज
कमेंट में मैंने देखा है। तो पाईचार्म में भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे के कोड लिखें, लेकिन जुपिटर नोटबुक को ही आप यदि बिगिनर हो तो आप जुपिटर नोटबुक को ही पहले प्रेफरेंस में रखिएगा। मैं एक काम करूंगा, आगे आने वाली जो क्लासेस है ना, उसमें जो हमारा एनाकोंडा जो फाइल है, जो हमारी जुपिटर फाइल है, उसमें भी कई सारे आपको और भी कोड एडिटर बता दूंगा, जिससे कि आप लोग जो है और अच्छी तरीके से जुपिटर नोटबुक को एक्सप्लोर कर सको। तो चलो, क्लियर है? कमेंट बॉक्स अभी मैं देख रहा हूं। ठीक है, चलो। डेटा क्यूरियस माइंड के बारे में आप लोग के कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, जो हम लोग क्लास के लास्ट में करते हैं। मुझे सजेस्ट करते रहिएगा। मैं आपको जो जिस भी टॉपिक में कुछ जानना हो तो हम लोग उसके बारे में हर क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, 10 टेस्ट स्प्लिट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने एक्स और वाई के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, और मैं यहाँ पे जाके जो है x10 y10 को लिख लेता हूँ, और यहाँ पे एक एरर आया है, 10 टेस्ट स्प्लिट नॉट डिफाइंड। अच्छा, मैंने ऊपर में केवल इंपोर्ट किया लाइब्रेरी को, मैंने यहाँ पे साइकिट लर्न नहीं किया ना। चलो उसको भी कर ही लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया, और साइकिट लर्न लाइब्रेरी जो है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। वो जो एरर है इसलिए यहाँ पे आया है नीचे में, और एरर भी कभी आता तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा गूगल करेंगे, थोड़ा चैट जीपीटी का हेल्प लेंगे तो आपको एरर के आंसर ही पता चल जाएंगे। जो भी लोग हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और जो लोग हमारे ऐप से पढ़ रहे हैं, उनको तो डाउट असिस्टेंस मिलता ही है, तो वो लोग वहाँ पे जाके डाउट टीचर से भी जो है चीज़ें को पूछ सकते हैं, जो एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। तो ये हमारी साइकिट लर्न लाइब्रेरी को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ हमारे कोड में। ये हो गया हमारा साइकिट लर्न। डेटा सेट हमारा इंपोर्ट हो गया, डेटा फ्रेम हम लोगों ने देख लिया, यहाँ पे डेटा हेड हो गया, डेटा इन्फो हो गया। अब हम लोग इसको रन करते हैं, अब ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट्स में भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि ऊपर में आप लिखा हुआ नहीं है, तो आपको साइकिट लर्न को भी यहाँ पे यूज करना है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से आपका मेन चालू हो रहा है कोड। ठीक है, अब यहाँ से समझना आपका बहुत जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस ट्रेन टेस्ट के अंदर, इस ट्रेन टेस्ट के अंदर ना जो हमारा एज वाला सेक्शन था, ठीक है, पहले तो मीन और मीडियन यूज करके बताया था, अब मैं ना एज को 99 से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, एक नया कॉलम बना रहा हूं, और एक एज का मैं -1 करके बना रहा हूं। ठीक है, एक मैं मतलब रेंज दे रहा हूं उनको, -1 से 99 तक की एज हो सकती है। ठीक है, फेयर कितना हो सकता है, किसी भी टिकट का मान लीजिए -1 हो सकता है, या हो सकता है 999। तो मैं यहाँ पे फेयर 999 और फेयर माइनस बना रहा हूँ, मतलब एक रेंज उनको दे रहा हूँ। ठीक है, कि यहाँ तक का डेटा हो सकता है, उससे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, एक रैंडम डेटा जो भी है इसके बीच का मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर देखिए नया कॉलम बनाता हूँ, और अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मीन और मीडियन तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है, इसको भी आप समझ जाएंगे अभी। मैं यहाँ पे 2 कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, एक एज माइनस का, सॉरी एज 99 का, और एज फेयर यहाँ पे 999 का। देखिएगा, इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। रन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएंस को एक बार चेक करते हैं। वेरिएंस को चेक करके देख लेते हैं एक बार। हम लोगों ने ऊपर क्या किया था, अच्छा सैंपल हम लोगों ने नहीं देखा ना अभी। ओके, हम लोग एक बार ना सैंपल देखते हैं इसका। ये थोड़ा सा नोट्स में मेरे से छूट गया है। देखिए, हम लोगों ने ये जो एज और फेयर था,
इससे और फैमिली, ये जो तीनों मेरे कॉलम थे, इसमें पहले क्या आया था, मीन के लिए बना था एक एज और एक मीडियन के लिए बना था। अब मैंने 99 के लिए और -1 के लिए बनाया, फेयर के लिए 999 और -1 के लिए बनाया। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या वैल्यू रिप्लेस हुई है। तो देखिए जहां पे एज में NaN था, ठीक है, वहां पे -1 आ गया है, ठीक है, ये -1 में -1 आ गया है। और जहां पे एज में यदि 99 था, मैं चाहता हूं उसको 99 से रिप्लेस करना, तो यहाँ पे 99 आ गया है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे ना फेयर की बात करता हूं, फेयर वाला इसमें कुछ सैंपल आया नहीं है, तो एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। सैंपल 8 जो है इसको फिर से रन करते हैं। एज वाला तो समझ गए कि वैल्यू रिप्लेस हुई, इस सैंपल को फिर से रन करते हैं और एक बार एक काम करते हैं, 8 की जगह ना यहाँ पे 10 कर लेते हैं। और नोट्स में ये लिखा हुआ नहीं है लाइन, आप उसको देख लीजिएगा। हाँ, अब इस सैंपल में आया है। इस सैंपल में देखिए आप, ये NaN था, एज 99 में 99 आ गया, एज माइनस में -1 आ गया, ठीक है। वॉइस वगैरह क्लियर है ना आप लोग को माइक में, ठीक है। अब ये -99 और -1 हो गया। अब यहाँ पे फेयर में देखिए NaN था, यहाँ पे वैल्यू नहीं थी, ये रिप्लेस हो गई 999 से, जो मैंने कॉलम बनाया था यहाँ पे, और -1 से यहाँ पे रिप्लेस हो गई। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर लिया उस वैल्यू को, जो भी वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रिप्लेस करना चाहते थे। तो एक मेथड आपका ये भी हो गया। क्लियर हुआ आपको? चलो अब थोड़ा सा आगे और देख के एनालिसिस कर लेते हैं। आपने मीन और मीडियन में देख लिया था, मीन और मीडियन में कैसे कैसे हम लोगों ने चेंज किया था। वैसे यदि आपको कोई कंडीशन होगी, कोई मेथड यूज करना होगा जिसमें आपको आर्बिटरी वैल्यू डालना होगा, तो आप इस तरीके से इसको जो है यहाँ पे यूज करोगे। आपको केवल थ्योरी में समझा सकता था ये चीज में, लेकिन मेरी कोशिश है कि आप लोग यहाँ पे हर टॉपिक को प्रैक्टिकल के साथ करते हुए चलें, जिससे कि आपको हर चीज यहाँ पे पूरे के पूरे फाउंडेशन आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे वेरिएंस को रिव्यू करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं जाके हेडिंग डाल लेता हूँ, और क्लास थोड़ा लंबा हो जाने से घबराने वाली बात नहीं, हम लोग पढ़ ही इसलिए रहे हैं जिससे कि सारी चीजें हम लोग को समझ में आए। तो हम लोग किसी भी तरीके से अच्छे सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं हो सकता है। वैसे ही हम लोग हर क्लास को लंबे लंबे टाइम ड्यूरेशन के साथ टाइम लेके अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि 15 मिनट के 15 सेकेंड के वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि आप मशीन लर्निंग को किसी रील से समझ सको, 15 सेकंड के 30 सेकंड के रील से समझ सको, या फिर 15 मिनट के वीडियो से भी इसको समझना तो आपके लिए मुश्किल है। आपको इसी तरीके से लॉन्ग टर्म अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। हमारी क्लास 1 आवर की मैं कोशिश करता हूं रखने की, लेकिन यदि क्लास का टाइम थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ेंगे। यदि आप लोग के पास टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो आप लोग यदि अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं लाइव में, तो आप जब ये क्लास हो जाती है, तो क्लास हो जाने के बाद ये जो लेक्चर है हमारे एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब के अंदर एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाती है। उस प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। और जो लोग लाइव के बाद देख रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जो है एक बार बताइएगा कि लेक्चर में आप लोग को क्या क्या चीजें अच्छी लगी। आप लोग के जो भी फीडबैक्स हैं वो भी मुझे यहाँ पे दीजिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं एक बार। वेरिएंस को रन करता हूं मैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं ओरिजिनल एज का वेरिएबल रेफरेंस यहाँ पे जो आया है वो यहाँ पे 204 के आसपास आया है। ओके, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो कोड है उसको मुझे एक बार फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अच्छा सॉरी, ये जो कोड है ना, इसमें एज में देखिए यहाँ पे एज मीडियन और मीन आ गया है, फेयर मीडियन और मीन आ गया। ये एक्चुअल में क्या पुराना वाला जो कोड है ना वो यहाँ पे आ जा रहा है। सॉरी सॉरी, मैंने गलत कोड वहां पे लिख दिया है। ओके, ये है मेरा कोड। वो मैंने लास्ट वाला जो कोड है ना नोट्स से, वो मैंने यहाँ पे ले लिया था। ठीक है, अब देखते हैं, अब वेरिएंस को देखते हैं। देखिए ये जो है आपका एज है,
ठीक है, आपका कौन सा एज है, जो आपका पहला वाला एज था मेन, और वेरिएंस के बाद 99 को इंप्यूट करने के बाद -1 को इंप्यूट करने के बाद फिर आपका ये है 999 को फेयर में इंप्यूट करने के बाद और -1 को इंप्यूट करने के बाद देखिए क्या वेरिएंस आया, 204 था। वेरिएंस आया 99 डालने के बाद 951, -1 डालने के बाद 318 आ गया। ठीक है, यहां पर तो और ज्यादा चेंजेस आया, 999 आया और -1 डालने के बाद 2378 आया। तो आप कभी भी किसी मशीन लर्निंग मॉडल को यूज करते हो तो आपको ये चीजों को समझना पड़ता है कि मैं कौन सा चीज यहाँ पे मेथड को यूज करूं। अभी हम लोग किसी मशीन लर्निंग मॉडल को बना नहीं रहे, ठीक है, तो अभी हम लोग वहां पे उस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग क्या चीज को यूज करें, क्या चीज को यूज ना करें। अभी हम लोग केवल मेथड्स को समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने मीन और मीडियन को कैसे आप लोग यहाँ पे एनालिसिस कर पाओगे, कैसे आप उसको रिप्लेस कर पाओगे, वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग आर्बिट्ररी वैल्यू को देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपको वेरिएंस वगैरह यूज करके देखना है ना, जब भी आप मशीन लर्निंग मॉडल पे काम करें, फीचर इंजीनियरिंग पे काम करें तब। अब हम लोग ना डिस्ट्रीब्यूशन को भी रिव्यू कर लेते हैं, एक बार एज का और एक बार फेयर का। ये वही काम कर रहे हैं अभी हम लोग जो ने मीन और मीडियन के साथ किया है, ठीक है। ये एक बार मैं फिर से इसलिए क्यों करा रहा हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि हम लोग हर चीज को यहाँ पे कैसे एनालिसिस करते हैं। तो आपको यहाँ पर एक एक बार डिस्ट्रीब्यूशन को भी रिव्यू कर लेना है, एज और फेयर के। और मैंने हर कोड में ना अच्छी तरीके से ना यहां पे मैंने हर कोड में यहां पर अच्छी तरीके से सारी चीजों को डिफाइन भी करके रख दिया है। अच्छा, ये कोड में यहां पे लास्ट में कॉमा नहीं है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है। ये जो कोड है ना, इसको जब आप यूज करेंगे नोट्स में, मैं कोशिश करूंगा क्लास के बाद नोट्स को अपडेट कर दूं। यहाँ पे जो है ब्रैकेट जो है नहीं लगा हुआ था, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप रन करेंगे आप, ये देखिए प्लॉट हो गया मेरा। प्लॉट कैसे हुआ आप देखिए, ये मेरा था एज, ठीक है, ब्लू कलर से। यहाँ पे क्या चेंजेस आया, ग्रीन जो है मेरा माइनस वाला है, रेड जो है मेरा 99 वाला है। तो रेड वाला आप देखिए बहुत आगे निकल गया है, ग्रीन इधर पे चले गया है, ठीक है, और बीच वाला जो मीडियन वाला जो डेंसिटी है वो तो ठीक है एक प्रकार से। तो आप देखेंगे पूरे के पूरे इस डेटा सेट के जो मेरा बैंडविड्थ है उसमें काफी ज्यादा जो है चेंजेस आया है, ठीक है। जब हम लोग एज का मीन और एज जो हम लोग आर्बिट्ररी वैल्यू को यूज कर रहे हैं, एज में, माइनस में और 99 में। चलो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। रिव्यू डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देखते हैं फेयर के लिए। उसके अलावा भी आप यहाँ पे ना जब अब इस कोड को जब आप लिखेंगे क्लास के बाद, यदि आप लिखते हैं इस कोड को नोट से देख के, तो आप यहाँ पे ना कोशिश ये करिएगा कि सारी चीजों को आप ना इस तरीके से, जैसे मैं हेडिंग दे रहा हूँ ना, उस हेडिंग की जगह आप कई सारी चीजों को इंग्लिश में लिख लीजिएगा, जिससे कि बाद में आप जब आप इस कोड को जाएंगे ना, मैं आप सबसे अच्छा काम ये करिएगा, मेरा एक आप लोग के लिए सजेशन है कि आप लोग बाजू में चैट जीपीटी ओपन कर लीजिएगा, उस कोड को ना वहां पे चैट जीपीटी में पेस्ट करिएगा और चैट जीपीटी को ये बोलिएगा कि इस कोड को ना मेरे को एक्सप्लेन करो, हिंदी में एक्सप्लेन करो, बहुत इजी भाषा में एक्सप्लेन करो। तो वहां पे चैट जीपीटी जो है ना, जितना आप चैट जीपीटी से पूछते जाओगे, चैट जीपीटी आपको उतने अच्छे आंसर्स देते जाएगा। तो आप इस तरीके का प्रैक्टिस भी करते रहो, जिससे कि आप मशीन लर्निंग को समझो और मशीन लर्निंग के चीजों को आप मशीन लर्निंग से ही सीखते जाओ। चैट जीपीटी किस पे बेस्ड है, एआई मशीन लर्निंग पे बेस्ड है, तो आप उस चीज को यूटिलाइज करते जाओ। केवल और केवल आप आज गूगल का ही बस फायदा मत लिया करो। देखो फेयर में क्या चेंजेस आया, फेयर मेरा ब्लू कलर से होना था, ऑब्वियसली बात है, ब्लू कलर तो मेरा दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, और माइनस में सीधा मेरा जो डेंसिटी है इतना ज्यादा ऊपर चले गया है, और रेड तो फिर भी मेरा यहां तक ही गया है, ठीक है। तो हमने पहले देखा था इस डेटा सेट में हम लोग फेयर के साथ काम करते हैं, तो हमारी जो मेन जो लाइन है, जो ब्लू वाली लाइन है, वो जो है वहां पे चेंज हो जाती है। और अब हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा कोवेरियंस और कोरिलेशन, ये लास्ट है हमारा, कोरिलेशन और कोवेरियंस जो है दोनों को यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं। और बहुत ईजी होता है यार, बहुत आराम से आप धीरे धीरे पढ़ो, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसको अभी आप यहाँ पे, यदि आप एकदम फ्रेशर हो, एकदम नए हो, तो पूरा की पूरा 30 डेज का लेक्चर आप एक बार देखो,
पूरा 30 डेज का लेक्चर देखने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से फीचर इंजीनियरिंग काम करता है, किस तरीके से ईडीए काम करता है, कैसे मशीन लर्निंग मॉडल कैसे एल्गोरिथम के साथ काम करता है। तो आपको ना सारी की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होते जाएगी। और मेरी कोशिश यही है कि आप लोग को अच्छी तरीके से आसान भाषा में हर चीज यहाँ पे समझाते जाऊं, जिससे कि आपको एक पूरा की पूरा फंडामेंटल जो है यहाँ पे नॉलेज मिलते जाए। तो हम लोग यहाँ पे कोवेरियंस और कोरिलेशन को देख लेते हैं। अब ये सब चीजें जो मैटप्लॉटलिब वगैरह वाली चीजें, इसको मैं इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पाइथन में पढ़ते हुए आते हैं। क्योंकि यदि पाइथन को यहाँ पे डिस्कस करने लगेंगे मशीन लर्निंग के अंदर ना, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग इस सीरीज को 30 डेज में कंप्लीट भी कर पाए। तो देखिए कोवेरियंस और कोरिलेशन में क्या क्या चेंजेस हुआ। कोवेरियंस में एज फेयर फैमिली था 99 माइनस, ठीक है, फेयर के लिए 70 मेरा फेयर था। यहां पर आप देखिए माइनस के साथ मेरा 101 चले गया, मतलब ये जो मैं स्क्यू की बात किया था ना, ये नेगेटिव स्क्यू की तरफ चले गया, ठीक है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डायग्राम दिखाया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। वैसे आप देखिए फेयर की बात हो रही है यहां पर 70, ठीक है, या 162 हो गया। मतलब यदि मैं इस मशीन लर्निंग मॉडल को बोल रहा हूं कि मेरा फेयर होना चाहिए 70, यहां पे मान लीजिए 70 बन रहा है, तो वो कहां चले गया 162 पे चले गया। क्या ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए सही होगा? वो डिपेंड करता है टोटली आपके डेटा सेट के ऊपर, ठीक है। आपके रिक्वायर्ड जो आप नेसेसरी जो आप आउटपुट चाहते हो उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। वैसे कोरिलेशन देखते हैं। कोरिलेशन ये कि बाकी के साथ मेरा क्या रिलेट हुआ, ठीक है। एज मेरा 1 था, यहाँ पे बहुत अच्छा कोरिलेशन बन रहा है, 1 के साथ ही 1 बन जा रहा है। यहाँ पर आप फेयर देखेंगे, फेयर पे 0.92 था, लेकिन यहाँ पे फेयर में 0.5 और 0.8 आ जा रहा है। मतलब कोरिलेशन में यहाँ पे काफी ज्यादा जो है ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पे ज्यादा आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे की पूरे चीज को यहाँ पे समझ पाए हैं कि आर्बिटरी वैल्यू होता क्या है। मनमानी वैल्यू आप डाल सकते हो, जैसे मैंने -1 और 99 रख के आपको दिखाया एज में। -1 और 999 हम लोगों ने रखा कहां पर, हमारे फेयर के अंदर। वैसे हम लोगों ने पूरे नोट्स में जो चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया वो हम लोग यहां तक डिस्कस कर लिए। आगे चलकर हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, डे नंबर 12 की जो क्लास होगी, उसमें हम लोग ये वाले टॉपिक्स को देखेंगे। हम लोगों ने आज जो है क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा इम्प्यूट वैल्यूज के अंदर यूनिवेरिएट और मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। न्यूमेरिकल डेटा में हम लोगों ने मीन, मीडियन और आर्बिट्ररी वैल्यू को अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। थ्योरी में भी मैंने आपको बताया और साथ ही साथ मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी यहाँ पे जो है कोड को भी यहाँ पे समझाया। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये काम कर लिया। ईओडी के बारे में, एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, रैंडम वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे फील करते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैटेगोरिकल डेटा को भी देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग केएनएन इंप्यूटर और इंटरगेटिव जो इंप्यूटर है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डे नंबर 12 की क्लास में और आगे के टॉपिक इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का हमारा क्यूरियस डेटा माइंड। और आज का क्यूरियस डेटा माइंड ना बहुत अच्छा मुझे मिला। आज की क्लास को स्टार्ट करने से कुछ कल मुझे लगभग मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे मिला, तो उससे मैं यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज बताना चाहता हूँ। हम लोग जो इंडियन सिंगर है अरिजीत सिंह, ठीक है, उनका ये न्यूज आया हाल ही में लेटेस्ट 2024 में कि अरिजीत सिंह ने अपनी जो वॉइस है उसको पेटेंट कराया है। एक आर्टिकल यहाँ पे आया, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आपको आज जो मशीन लर्निंग की जो हमारी जनरेटिव एआई और एमएल वॉइस टेक्नोलॉजी है उसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊं। और ये बहुत ज्यादा आज की डेट में ट्रेंडिंग है। यदि आप इंस्टाग्राम खोलो, यदि आप फेसबुक खोलो, यदि आप किसी भी चीज को खोलो, तो हम लोग इंटरटेनमेंट जर्नी में भी देख रहे हैं कि एआई के अंदर हम लोग वॉइस को कैसे चेंज कर दे रहे हैं। किसी के भी अंदर यदि आप चाहें कि कोई सिंगर की डेथ हो गई है, ठीक है, लेकिन आप उसके सॉन्ग को कन्वर्ट करना चाहें, मान लीजिए यदि हम लोग इंडियन सिंगर की बात करें, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, ये हमारे एवरग्रीन ओल्ड सिंगर थे जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई एक नया गाना आया है, एक न्यू सॉन्ग आया है, इस न्यू सॉन्ग को हम लोग क्यों ना किशोर कुमार की आवाज में सुने, क्यों ना इंडिया के फेमस एक्टर जो है अमिताभ बच्चन के आवाज में हम लोग इस सॉन्ग को सुने, क्यों ना हम लोग यहाँ पर इस सॉन्ग को सुने, एआई को हम लोग बोले क्यों ना इस सॉन्ग को हम लोग मान लीजिए इंग्लिश कोई आपका सुपरस्टार, कोई आपका सुपरस्टार तो नहीं, कोई आपका वोकल स्टार है, कोई मतलब आपका वॉइस आर्टिस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सुनना चाहें, ठीक है, मतलब हॉलीवुड के आप किसी सिंगर का जो है यहाँ पर वॉइस को हिंदी सॉन्ग को कर पाए। तो ये सब चीज आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं, कई सारे एप्लीकेशन में एआई के थ्रू ऐसे सारे एप्लीकेशन बन रहे हैं जहां पर वॉइस टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म होते जा रही है।
ठीक है। पहले हम लोग क्या देखते थे, पहले हम लोग देखते थे कोई चीज हम लोग को रिकमेंड कर दी जाती थी। सर्च इंजन भी आजकल किस तरीके से चलता है, वॉइस के अकॉर्डिंग चलता है। तो हमारी एआई और एमएल जो है ना, काफी ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे जनरेटिव एआई और एमएल में। और ये न्यूज मैंने अभी अभी ही पढ़ी है, जब मैं इस वीडियो को आपको डिलीवर कर रहा हूँ 2024 जनवरी की अभी बात चल रही है, जहां पर अरिजीत सिंह ने अपनी जो वॉइस है उसको पेटेंट कराया है। जो मनी कंट्रोल एक हमारा ट्रस्टेड जो हमारा ब्लॉग है, उसमें अरिजीत सिंह एम्स टू पेटेंट हिज द वॉइस एआई टूल के थ्रू। तो हम लोग इसको भी आज इस चीज को समझेंगे। तो आज का जो टॉपिक है, डेटा क्यूरियस टॉपिक जो है, मैंने इसी के बेस पे रखा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में भी, वॉइस टेक्नोलॉजी में भी एआई और एमएल का कितना ज्यादा यहाँ पे यूज हो रहा है। तो आप समझ पा रहे हो कि जिस चीज को आप अभी पढ़ रहे हो, आप जिस मशीन लर्निंग को पढ़ रहे हो, जिस डेटा साइंस के सिलेबस को पढ़ रहे हो मेरे साथ, वो आज रियल टाइम में, फ्यूचर की तो बात छोड़ ही दो, आज रियल टाइम में कितने ज्यादा अच्छे अच्छे यहाँ पे काम कर रहे हैं। और हर चीज का यहाँ पे कई चीजों में ना पॉजिटिविटी भी होती है, कई चीजों में नेगेटिविटी भी होती है जब टेक्नोलॉजी आती है तब। तो यहाँ पर नेगेटिविटी यही है कि हम लोग किसी की भी वॉइस में ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इन फ्यूचर चल के कि ये उन्होंने ही कहा है या नहीं कहा है करके। जैसे अरिजीत सिंह ने अभी अपनी वॉइस को पेटेंट कराया है कि उन्होंने रियल टैलेंट और जो आपका रील टैलेंट है, आज की डेट में जो इंस्टाग्राम में रील टैलेंट चलता है और रियल टैलेंट चलता है, उस दोनों के बीच में एक डिफरेंस बना रहा है। दैट्स वाई इसी माइंडसेट के अकॉर्डिंग शायद उन्होंने वॉइस पेटेंट वगैरह कराने का सोचा है या फिर कराया है, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग इस चीज को रियल टाइम में समझ सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके यहाँ पे सारे आर्टिकल्स को ओपन करता हूँ और हम लोग ना यहाँ पे आज के डेटा क्यूरियस माइंड के इस आर्टिकल को पढ़ते हुए इसको डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। तो क्लास में हम लोग आज जितना हमारे टॉपिक पढ़ना चाहते थे वो टॉपिक हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग यहाँ पर इन आर्टिकल को ओपन करते हैं और डेटा क्यूरियस जो आज का हमारा टॉपिक है उसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे चीजें जो है हम लोग को सीखने और नई चीजें जानने के लिए मिलेगी। और मुझे कमेंट बॉक्स में हमेशा से बताते रहिए आप लोग कि क्या आप लोग को नया टॉपिक चाहिए होता है, तो जिससे कि मैं आगे आने वाली क्लासेस में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें बता सकूं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे हमारे टॉपिक्स को, आज का जो टॉपिक है उसके लिए यहाँ पे आर्टिकल्स को ओपन करते हैं। देखिए बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं, आप अच्छी तरीके से क्लास के बाद यहाँ पे जो है ना इसको रीड करिएगा। मैं आपको मेन पॉइंट्स यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जनरेटिव एआई, वॉइस टेक्नोलॉजी दोनों यदि एक साथ मिल जाती है, ठीक है, वॉइस टेक्नोलॉजी जो भी हमारी चल रही है उसके साथ, तो एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। कैसे कॉम्बिनेशन एक अच्छा हो सकता है, मैं आपको एक बता दूं कि जनरेटिव एआई यदि आ जाएगी, ठीक है, आपके साथ कि कोई सी भी चीज को जनरेट करके आपको दे रही है, लेकिन एक वॉइस टेक्नोलॉजी यदि उसके साथ आ जाएगी ना, तो आपकी जो स्पीच है और आपकी जो फीचर जो आपके बना पाएंगे, जैसे आप चैट बॉट की बात करते हो, आप वॉइस असिस्टेंस की बात करते हो, तो आज के डेट में हमको कभी भी कॉल करना होता है किसी को भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने किसी सर्विस लिया, आपने ब्रॉडबैंड का कोई सर्विस लिया, ठीक है, किसी टेलीकॉम कंपनी से, उसको आपको कॉल करना होगा, तो आप क्या करते हो, कस्टमर केयर को कॉल करते हो और कस्टमर केयर को आप अपने हिसाब से चीजों को बोलते हो और वो एज ए ह्यूमन वहां से आपसे बात करके आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से उस ब्रॉडबैंड की सर्विस को यूज करना है, राइट। ये हमारा आज के डेट का मेथड होता है। लेकिन आप सोचो एक विनिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, यदि मैंने कॉल किया और मैं कॉल करके वहां पे बात कर रहा हूं किसी एआई की वॉइस टेक्नोलॉजी से, जिसको उस सर्विस प्रोवाइडर ने मेरे ब्रॉडबैंड के लिए अवेलेबल कराया है मेरे लिए, मैं उसको चीज बता रहा हूं अपनी प्रॉब्लम्स अपने कॉल के थ्रू, ठीक है, और उसमें वो एआई जनरेटिव तरीके से आंसर ढूंढ के मुझे वो सजेस्ट भी कर दे रही है। आप समझ पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को, कितनी अच्छी एक टेक्नोलॉजी हो सकती है इसके अंदर। तो आप यहां पर देखिए, आपको इसी तरीके से सोचते भी जाना है ना, आपको केवल पढ़ना नहीं है। हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आए, हम लोग एकदम बिजनेस माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोचना है किसी भी चीज को। हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर काम करते हैं, हम लोग डेटा साइंटिस्ट हैं, तो हम लोग को साइंटिस्ट की तरह सोचना है। हम लोग स्टार्टिंग से इस बात पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से सोचते हुए चलना है। इसलिए मैं हर क्लास में आपको यहाँ पर इस चीज को फील कराता हूं, जिससे कि आपको हर चीज समझ में आए कि मैं एक्चुअल में मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे। तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहां पर 2024 के अंदर हमारा वर्ल्ड वाइड जो ह्यूमन ग्लोबल पॉपुलेशन है 2023 में, ये मार्केट कितना बड़ा हो जाएगा, 14 बिलियन के आसपास का मार्केट हो जाएगा, ठीक है।
यदि हम लोग चैटबॉट के मार्केट की बात करें, हमारी वैल्यूएशन अभी 5 बिलियन की है। ये लगभग 2028 तक, आज से 4 साल बाद लगभग प्रिडिक्टिव है कि ये 15 बिलियन की मार्केट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ा एक कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, CAGR सबसे बड़ा है इस मार्केट के अंदर। तो जो लोग भी स्टार्टअप्स कर रहे हैं, जो लोग भी एक नए प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, वो इस टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्टिविटी है, आपका जो एक्सप्लोर करने का जो तरीका है, वो बहुत ही इनोवेटिव है। बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पे जाके उस चीज को नया इनोवेशन कर सकते हो, जिससे कि आप नई टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करा पाओ, जिससे कि आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आ सकता है आपके दिमाग में कि क्या सर, जब वो जो टेलीकॉलिंग में जो काम कर रहा है, जो कोई पर्सन अभी ह्यूमन काम कर रहा है, क्या उसकी जॉब चले जाएगी? यदि ये टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, ठीक है, क्या उसकी जॉब चले जाएगी? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और जब ह्यूमन अपने बारे में इस तरीके की सोच रखता है कि क्या हमारी जॉब चले जाएगी, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हम लोग ह्यूमन है, ठीक है ना? और ह्यूमन ने AI को बनाया है, ना कि AI ने ह्यूमन को बनाया है, ठीक है? वो कितना भी एडवांस हो जाए, कितना भी मशीन लर्निंग एडवांस हो जाए, हम लोग ह्यूमन है। जितना मशीन लर्निंग एडवांस होते जाएगा, उतना उतना ह्यूमन जो है ना, वो इनोवेटिव बनते जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर, हमको जो क्रिएट किया है, ठीक है, हमको जो गॉड या फिर जो भी हमको क्रिएट किया है, हम लोग जो ह्यूमन है वो अपने आप में बहुत एडवांस है। वो अलग बात है कि हम लोग अपनी शक्तियों को जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसे जैसे हमारा AI और मशीन लर्निंग डेवलप होते जाएगा, वैसे वैसे हमारे जो ह्यूमन है उसकी जो सोचने समझने की ताकत है, वो यहाँ पे बढ़ते जाएगी। तो आप लोग जो इस लेक्चर को देख रहे हो, सबसे पहले तो आप लोग अपनी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आप लोग इतना टाइम निकालकर इतनी बड़ी इंटरटेनमेंट चीजों को छोड़कर आप अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने आप को स्किल कर रहे हो, ठीक है? तो आप ऑलरेडी घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप पढ़ना स्टार्ट कर दियो। आपने एटलीस्ट अपना टाइम जो आपने अभी 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी मेरा इस लेक्चर में दिया है, और आप अभी तक इस लेक्चर को देख रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने आप को खुशकिस्मत मानो कि आप अभी अपने आप को स्किल करना स्टार्ट कर दियो। ऑब्वियस सी बात है यार कि आप, जब कोई भी कंपनी है वो चाहेगी कि मेरा पैसा बच सकता है इस टेक्नोलॉजी को अपनाने से, तो वो चीज को अपना ली जाती है। आप देखे होंगे कि पहले इंडिया के अंदर भी प्लांट जो थे, वहां पे जब मशीन आई थी तो बहुत सारी यूनियन जो है वो उसका विरोध करती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वही जो ह्यूमन है जो उस प्लांट में काम करते थे, अपने आप को अपस्किल किए, उस मशीन को चलाना सीखे, उस ऑटोमेशन प्रोसेस को, उस कंप्यूटर को चलाना सीखे, और आज हम लोग एक नए पड़ाव में अपने कंट्री को, अपने सोसाइटी को लेके जा पा रहे हैं। तो आपको ह्यूमन के ऊपर बिल्कुल बिलीव होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से घबराने वाली बात नहीं है। यदि घबराने वाली बात होती तो अरिजीत सिंह ने इस तरीके से बात क्यों कही होती अपने इस इंटरव्यू में? देखिए, अरिजीत सिंह ने मैं बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप एक बार सर्च कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है, इसमें अरिजीत सिंह ने कहा है कि एक म्यूजिक पॉडकास्ट था, द म्यूजिक पॉडकास्ट का इनका इंटरव्यू डला हुआ है यूट्यूब में। उसमें उन्होंने ये बात कही है कि यदि हम लोग AI के बारे में, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, लेकिन AI जो है, यदि हम लोग उसको अच्छी तरीके से ट्रीट करें तो एक बहुत अच्छा हम लोग क्या कर सकते हैं, इनहेंस करते हैं क्रिएटिव प्रोसेस को। अब जब हम लोग जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, उस टेलीकॉलर के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या मैं उससे बात करूंगा और वो टेक्नोलॉजी को उस कंपनी अपना लेगी तो क्या उसकी जॉब चले जाएगी? तो यहां पर क्या अरिजीत सिंह को AI बीट कर सकता है क्या? तो यहां पर अरिजीत सिंह का भी यही मानना है कि हम लोग यदि क्रिएटिव प्रोसेस को अपनाएंगे कि हम लोग AI से और क्या बेस्ट कर सकते हैं, तो ये हम लोग के लिए बिल्कुल भी डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन यदि हम लोग इसको कुछ गलत तरीके से उसको यूज करें, उसके लिए हमारे पास लॉस बनने चाहिए, जिसको अरिजीत सिंह ने यहाँ पे अपनाया है और अपने जो वॉइसेस को पेटेंट किया है। जैसे कि आज की डेट में अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, सिद्धू मूसेवाला, सोनू निगम और कई सारे आर्टिस्ट हैं जो लोग अपने इस AI को यूज करते हुए बहुत अच्छे अपने आउटपुट, अपने जो इवेंट्स हैं उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम को करते हैं, नए नए इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को समझें, और मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को समझते हुए डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें चल रही है उसको यहाँ पे समझते जाएं, और बहुत अच्छे तरीके से जो हमारी डेटा साइंटिस्ट वाली जो जर्नी है उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करते जाएं। तो आज हम लोगों ने डे नंबर 11 के अंदर फीचर इंजीनियरिंग के कई सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने देखा, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने हर चीज को समझा। आगे भी हम लोग इसी तरीके से पेशेंसफुली सारे के सारे टॉपिक्स को समझते जाएंगे। आप पेशेंस रखिए और हर चीज को यहाँ पे समझते जाइए। नोट्स को आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिएगा,
क्लास के बाद मैं अपडेट कर दूंगा। क्लास के बाद हमारे एप्लीकेशन में डेटा साइंस की एक फ्री प्लेलिस्ट बनी होगी, हमारे वेबसाइट में बनी होगी, जहां पर जाकर आपको एनरोल कर लेना है और वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिटहब में जाकर देख सकते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है जिनको डेटा सेट में प्रॉब्लम है, या नेशनल स्टूडेंट है जिनको भी डेटा सेट चाहिए, वो आपको गिटहब में रिपोजिटरी मैंने बना दी है। वहां पर आपको वो जो है सारे के सारे डेटा सेट के लिंक जो है आज की जो क्लास है, जो भी आपकी क्लास है उसकी आपको लिंक वहां पे मिल जाएंगे। डे वाइज वहां पे फोल्डर है। डे नंबर 0 के अंदर मैंने सिलेबस भी डाल दिया है, तो सिलेबस भी आप देखते रहिए। तो आज की क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन, इवेंट, फ्री वर्कशॉप, जो भी चीज आपको मिलती है वो सब चीज आपको वहां पे बता दी जाती है, तो आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेगी। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी डे नंबर 12 की क्लास। थैंक यू वेरी मच। सो आज की क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं।